फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। ये आत्मकथा का 9वां एपिसोड है और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे मध्यकालीन बोध, कलकत्ता और जनोन्माद। कलकत्ता की जो पहचान मेरे साथ बनी, जिसमें कि मैं शामिल हुआ, वो एक ऐसे दौर में शामिल हुआ जबकि सारी दुनिया में और ख़ासतौर पर सोवियत संघ और उससे जुड़े हुए देशों में समाजवाद का तेजी से विघटन और उसकी प्रक्रिया चल रही थी। और ये जो समाजवाद के विघटन के दौर में एक ऐसे शहर में दाखिल होना जो सिर्फ लाल झंडे का मुरीद हो, लाल झंडे के अलावा कोई वहां झंडा दिखाई नहीं देता था, और ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प चीज थी। मैंने नौकरी शुरू की वहां 1989 में। अप्रैल से मैं वहां मैंने नौकरी शुरू की और उसका एक सबसे दिलचस्प जो आकर्षण था, जिसने मुझे सबसे पहले आकर्षित किया, वह था वहां की बुक फेयर। कलकत्ते की जो आइडेंटिटी है, कलकत्ते की जो पहचान है, उस पहचान को बनाने में जिस एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, वह वहां का बुक फेयर। क्योंकि बुक फेयर की जो कल्चर है, उस कल्चर में तकरीबन कलकत्ते के हर तीसरा चौथा आदमी इन्वॉल्व रहता है। सभी लोग कलकत्ता में जो रहते हैं जाना पसंद करते हैं। तो अगर कलकत्ते की कोई इमेज या उसकी अस्मिता की पहचान के तौर पर किसी प्रतीक को लिया जाए, तो मेरा मानना है कि कलकत्ता बुक फेयर बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हो सकता है। और जब मैं कह रहा हूं कलकत्ता बुक फेयर बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हो सकता है, तो इस अर्थ में कि आप बुक फेयर जाइए। आप इधर मैं पिछले जब से मैं 2017 के बाद से मैं बुक फेयर में नहीं जा पाया, मेरा बड़ा कष्ट भी है इसे लेकर। लेकिन उसके पहले जितने भी बुक फेयर हुए, मतलब 89 से लेके और 2016 तक, मैंने सारे बुक फेयर अटेंड किए। और मैं खाली घूमने के लिए नहीं जाता था, मुझे किताबें भी खरीदनी रहती थी, मुझे किताबें अच्छी लगती थी। तो कलकत्ते की जो आइडेंटिटी है, कलकत्ते की पहचान का जो एक पहलू है, जिससे कि कलकत्ते को जानने में मदद मिलती है, कलकत्ते के समाज को जानने में मदद मिलती है, कलकत्ता की राजनीति को जानने में मदद मिलती है, वो है कलकत्ता बुक फेयर। और विश्व स्तर का बुक फेयर है। और इसमें सबसे जो दिलचस्प चीज है वो ये कि कलकत्ता बुक फेयर में आप जाइए तो आपको अधिकतर दुकानों के साइन बोर्ड बंगला में मिलेंगे। कहने के लिए वह विश्व पुस्तक मेला है। और सबसे उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह, कलकत्ता बुक फेयर की जो थीम चुनी जाती रही, वो हमेशा ग्लोबल होती थी। कभी वो थीम बांग्लादेश पर केंद्रित है, कभी वो थीम फ्रांस पर केंद्रित है, फेल टावर, कभी वो थीम किसी और चीज पर केंद्रित है। हमेशा एक ग्लोबल थीम को सेंटर में रख के कलकत्ता बुक फेयर शुरू होता था। और यही वह एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है जहां से कि कलकत्ता और वहां के रहने वाले, यानी बंगाली जाति और बंगाली समाज, उसके बारे में आप लोकल और ग्लोकल, यानी लोकल और ग्लोबल को मिला के ग्लोकल होता है, लोकल और ग्लोबल इमेज आप बना सकते हैं। कलकत्ता बुक फेयर की जो थीम है वह कभी भी लोकल नहीं होती, हमेशा ग्लोबल थीम होगी उसकी। और ये जो ग्लोबल के तरफ जो उसका रुझान है कलकत्ते का, ये उसका एक स्वाभाविक रुझान है। और ये उसके सतह
पर जो चीज दिखाई दे रही है उसका एक रिफ्लेक्शन है। ये भी कह सकते हैं कि ये कलकत्ता में जो रहने वाले बंगाली हैं या पूरा बंगाली समाज है उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि वह हमेशा ग्लोबल की तरफ माइग्रेट किया है लोकल से। तो मुझे ये लगता है वो ये कि कलकत्ता बुक फेयर में जब हम लोग दाखिल हुए और जो मैंने पहले घटना देखी बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना थी। एक बंगला की दुकान पर महाश्वेता देवी बैठी हुई थी। यंग लड़के लड़की शादी करके आए और मैंने देखा कि वो बुक फेयर में वो आए हैं और वो महाश्वेता देवी से मिलने आए। तो मैंने कहा कि तुम क्यों मिलने आए हो? बोले नहीं, हमने शादी की है तो महाश्वेता देवी से आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं। यानी वो बुक फेयर आया है लेखक से मिलने, शादी करके यंग लड़के लड़कियां आशीर्वाद लेने के लिए। और ये मेरे लिए एक सबसे ज्यादा इसने मुझे प्रभावित किया कि एक साधारण परिवार के लड़के लड़कियों में क्रेज, राइटर्स के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव। मैं तो इतने दिन हो गए मुझे हिंदी भाषी क्षेत्र में, मैंने तो आज तक कभी किसी लेखक से बुक फेयर में शादी के बाद में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हुए यंग लड़के लड़कियां नहीं देखे। वो चाहे वो नामवर सिंह के शिष्य हो, चाहे वो केदारनाथ सिंह के शिष्य हो, चाहे वो अशोक वाजपेयी के पट्टे हो, कोई भी हो, कोई आशीर्वाद लेने बुक फेयर नहीं जाता। हमारे यहां लेखक की पहचान नहीं है। सुदूरवर्ती एक अंचल से, छोटे से कस्बे से आई हुई लड़की, मैंने रोक के उस लड़की को नॉक करके पूछा, मैंने रोक के पूछा तो उसने कहा कि हम कलकत्ते से बाहर दूर रहते हैं, तो लेना था महाश्वेता जी से। तो कलकत्ता बुक फेयर में जो ही आप दाखिल होंगे और कलकत्ता बुक फेयर को देखेंगे तो उससे एक दूसरी चीज और आपको हाथ लगेगी। वो ये है कि जो कि इधर के इलाकों में दुर्लभ है, उधर भी डिक्लाइन हुआ है इसका, क्योंकि बंगाल और कलकत्ता पिछले 30 वर्षों में हिंदी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषियों की संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और उसका अपनी गांठ का जो वैभव था, जो वैदुष्य था, वो धीरे धीरे कम हुआ है। खूबी क्या थी कलकत्ते के बुक फेयर की दूसरी, जिसने कि मुझे प्रभावित किया, वो ये कि मध्य वर्ग के जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि पुस्तक खरीदता है। जो पुस्तक के स्टॉल हैं, खासतौर बंगला की पुस्तक के स्टॉल, जहां से उपन्यास छपते हैं, जहां से प्रमुख कविताएं। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी का एक बुक फेयर में काव्य संकलन रिलीज हुआ, 5000 कॉपी बुक फेयर में ही बिक गई। हम तो सोच ही नहीं सकते, हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की या हिंदुस्तान के किसी भी मुख्यमंत्री की या हिंदुस्तान के किसी विपक्षी नेता की, ममता बनर्जी की जब यह किताब 5000 कॉपी बिकी, ममता बनर्जी विपक्ष की भी नेता नहीं थी। यानी जो क्रेज है, आप उपन्यास जहां से बिकते हैं, आप उन दुकानों पर जाइए तो आपको 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लंबी ये जो साहित्य और साहित्य की पढ़ने की आदत, हमारे यहां तो हालत इतनी खराब है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में मध्य वर्ग में जो शिक्षित वर्ग कहलाता है, सो कॉल्ड, इस शिक्षित वर्ग में रीडिंग हैबिट है ही नहीं, पढ़ने की आदत ही नहीं है। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप के आने के पहले ही दाखिल हो चुका है। ये जो अभी कैटर कर रहे हैं बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी क्षेत्र को, उसका एक बड़ा कारण है कि यहां न तो वयस्कों में और न नौजवानों में, न प्रोफेसरों में, न साइंटिस्टों में, न दूसरे और प्रोफेशन से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोगों में रीडिंग हैबिट नहीं है, रीडिंग कल्चर नहीं है। कलकत्ता बुक फेयर में आप जाइए तो आपको आईएएस, आईपीएस ऑफिसर से लेकर तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल
और उससे भी बड़ी चीज, बच्चों के साथ उनके गार्जियन। इसे कहते हैं किताब के प्रति एक तरह का जनोन्माद। किताब के प्रति जनोन्माद तो ये एकदम विलक्षण चीज है। और कलकत्ता बुक फेयर में संडे के दिन तो आप एकदम घुस नहीं सकते, और घुस गए तो निकलने में आपकी जान निकल जाएगी। और जो आखिरी दिन होता था, 30 लाख, 35 लाख, 25 लाख, इससे कम लोग आते ही नहीं थे। तो कलकत्ता बुक फेयर में जाने का मतलब यह है कि अपने को एक तरह से कुंभ के मेले में ले जाना। और हमारे पूरे हिंदी भाषी के, यानी कलकत्ते को देखने के लिए, कलकत्ते को समझने के लिए, बंगाली जाति को समझने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। उनकी रीडिंग हैबिट, उनकी पढ़ने की आदत। साधारण से साधारण बंगाली परिवारों में, साधारण से साधारण मोहल्लों में जो परचूनिया की दुकान है, जो जनरल स्टोर की दुकान है, जो सामान्य खाने पीने की चीजें बेचते हैं, उनके यहां भी आपको 2-4 लेखकों की किताबें मिल जाएंगी जो कि वो बेचते हैं। हमारे यहां तो आप जाइए मोहल्ले में, किसी भी मोहल्ले में जाइए, आपको एक बढ़िया दुकान तो मिलेगी परचूनिया की, लेकिन उसके यहां आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। हमारे यहां जो दुकानदार है वो किताब बेचना पसंद नहीं करता। कलकत्ते की ये खूबी है कि कलकत्ते में जो सिगरेट बेच रहे थे, आईटीसी ने अपनी एक ब्रांडेड सिगरेट बाजार में लॉन्च की थी, और बाजार में लॉन्च करते समय उसने 2 चीजें साथ साथ लॉन्च की उसके, कि सिगरेट जो भी खरीदेगा उसे सत्यजीत राय की किताबों का एक पैकेट या उसके वीडियोस। कलकत्ता कुछ मामले में बहुत ही जिसे कहें कि बेहतरीन शहर है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे लगी कि जिसे शेयर किया जाना चाहिए, कि कलकत्ते में जो लोग बंगाली लोग रहते हैं, बंगाली जाति रहती है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है मध्य वर्ग का, लोअर मिडिल क्लास का, जिसमें कि बुक फेयर जाने की संस्कृति का तेजी से विकास और प्रसार। लोग किताबें खरीदते हैं, करोड़ों का बिजनेस होता है किताब का। कलकत्ता के लेखकों का कभी भी किसी भी लेखक का प्रिंट ऑर्डर 5,000 से कम नहीं जाता। प्रिंट इंडस्ट्री और पब्लिकेशन, जो बंगला का पब्लिकेशन है, बहुत पावरफुल पब्लिकेशन है। सो कलकत्ता को समझने का एक प्रस्थान बिंदु कलकत्ता बुक फेयर हो सकता है, कि कलकत्ता बुक फेयर में जो आने वाली जनता है, यंग लड़के लड़कियां हैं, उसमें वे ऐसा भी क्राउड है जो कि सिर्फ प्यार करने के लिए बुक फेयर जाता है। सैकड़ों जोड़े बनते हैं प्यार के, सैकड़ों प्रेमी प्रेमिकाएं मिलते हैं बुक फेयर में। लाखों की भीड़। और सबसे सैड पार्ट उस पूरी स्टोरी का यह कि उस बुक फेयर में आपको गिनती के हिंदी भाषी नहीं मिलेंगे। कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषियों की संख्या तकरीबन 45% से लेके 55% के बीच में। इधर के वर्षों में तो वह बंगाली जाति की जनसंख्या से ज्यादा गैर बंगाली कलकत्ते में रहते हैं, उनमें हिंदी भाषियों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वे बुक फेयर नहीं जाते। इस अर्थ में आप यह भी कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके ऊपर कलकत्ते की जो बुक संस्कृति है, पुस्तक संस्कृति, उस पुस्तक संस्कृति और ये जो पठन पाठन की संस्कृति है, इसका कोई असर नहीं है। अब वहां के जो शिक्षक हैं, जो हिंदी से जुड़े हुए शिक्षक हैं, मैं कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक तमाम किस्म के शिक्षकों को जानता हूं। वो कभी किताब नहीं खरीदते, कभी कोई रेयरली, कभी वर्षों में कोई किताब खरीद ली, किताब नहीं खरीदते। कोई गिफ्ट में दे जाए तो ठीक है। पैसे वालों की कमी नहीं है। हिंदी भाषी जो पैसे वाले हैं वो मार्केट की 70% से ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। और हिंदी के प्रति और हिंदी की किताबों के प्रति उनका रवैया क्या है? एक
छोटा सा किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। एक दिन एक व्यक्ति ने फोन किया कि मेरे यहाँ किताबें हैं, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला सबकी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ से किताबें ले जाएंगे आप। हमने कहा भाई हमारे तो पास जगह है नहीं। तो सजेस्ट किया मैंने कि भारतीय भाषा परिषद वालों से बात करो, वो लोग शायद कुछ मदद करें तुम्हारी, वो लोग रख लें अपने यहाँ। तो भारतीय भाषा परिषद वहां एक बड़ा संस्थान है, हिंदी भाषी चलाते हैं उसे, और हिंदी के तमाम कार्यक्रम वहां होते हैं। तो भारतीय भाषा परिषद के 2-3 कर्मचारी उस व्यक्ति के घर गए और कहा बताइए क्या ले जाना है। तो जो हिंदी भाषी इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके घर वो गए, उसने कहा कि देखो ये किताबों की अलमारियां हैं, इनमें से हिंदी की किताबें छांट लो और अंग्रेजी की छोड़ दो, हिंदी की किताबें ले जाओ यहां से। ये हिंदी भाषी पूंजीपति जो कलकत्ते में रह के जिसने अरबों की संपत्ति कमाई, उसका हिंदी के प्रति कोई मोह आकर्षण नहीं। और ये रिफ्लेक्शन है समूचे हिंदी भाषी क्षेत्र का, कि हिंदी भाषी क्षेत्र में जो बुर्जुआ जी है, जो पेटी बुर्जुआ है, निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका किताबों के प्रति, पुस्तक पढ़ने की संस्कृति के प्रति कोई लगाव नहीं है। पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, ओहदा चाहिए। न यहां के राजनेताओं का कोई लगाव है, न यहां के इंटेलेक्चुअल्स का कोई लगाव है, न यहां के शिक्षकों का कोई लगाव है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षक हो। आप कलकत्ता बुक फेयर में जाइए तो आपको देख पत्रिकाओं का स्टॉल देखेंगे तो आप एकदम दंग रह जाएंगे। सैकड़ों पत्रिकाओं का स्टॉल आपको मिलेगा। बंगला की छोटे छोटे कस्बे से निकलने वाली दर्जनों पत्रिकाएं आपको हर कस्बे की पत्रिकाएं मिलेंगी। कलकत्ता बुक फेयर में साहित्यिक पत्रिकाओं का एक अलग से विशाल पंडाल होता है। बुक फेयर के आयोजक फ्री ये व्यवस्था उनके लिए करते हैं। और वहां लेखक जमते हैं, लेखक जाते हैं। और आप हिंदी भाषी क्षेत्र में देखिए बुक फेयर में पत्रिकाओं के स्टॉल कहां है, और हिंदी भाषी साहित्यिक पत्रिकाएं कहां। ये जो इतना जोशो खरोश आप इंटरनेट पर देखते हैं साहित्य का और हिंदी के लेखकों का, ये एकदम फेक है। इसमें वास्तविकता बहुत कम है। वास्तविकता इस सेंस में कम है कि नीचे रीडिंग पब्लिक गायब है, पढ़ने वाली जनता गायब है। जनता पढ़ती नहीं है। जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो किताब नहीं खरीदते। जो शिक्षित लोग हैं, जो कि हर महीने शिक्षा के नाम पर ही मोटी तनख्वाह उठाते हैं, वो किताबें नहीं खरीदते। लेकिन कलकत्ता बुक फेयर में जाएंगे तो आपको ये सुख मिलेगा। आप अंग्रेजी की दुकान पर जाइए, आप बंगला की दुकान पर जाइए, आप वहां पर पुरानी किताबों की दुकान, ऐसी भी दुकान वहां लगती है 2, जहां सिर्फ रेयर बुक्स ही मिलती हैं। यानी 70 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, वहां रेयर बुक्स ही सिर्फ बिक्री होती है। शांति निकेतन में एक दुकान है और वो दुकान के लोग अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और वो कलकत्ता बुक फेयर में अपनी दुकान लगाते हैं। और वहां मैंने रेयर बुक्स की दुकान पर कहा, उसने मुझे कहा कि आप कल ले जाइए आके, और मुझे पुस्तक मिल गई। तो कलकत्ता की जो पहचान, जिससे कि कलकत्ता पहचाना जाता है, बंगाल की पहचान, बंगाली जाति की पहचान, जिससे कि बंगाली जाति को आप पहचान सकते हैं, वो है उसकी रीडिंग हैबिट। और इस रीडिंग हैबिट ने एक बड़े पैमाने पर ऐसे मध्य वर्ग को, ऐसे शिक्षित समाज को जन्म दिया, जो शिक्षित समाज कला संस्कृति का एक बहुत बड़ा आधार, जिसने सामाजिक आधार जिसने तैयार किया। लेकिन वही एक बड़ी मुसीबत की बात है जो कि कायदे से दर्ज की जानी चाहिए। वो ये मैंने कलकत्ता बुक फेयर के सभी, जिसे कहें कि मेजर इवेंट में शिरकत की और उसे देखा है अपनी आंखों से 2016 तक। एवरेज 2 दिन 3 दिन में जरूर जाता था मैं।
दिलचस्प बात यह है कि कलकत्ता बुक फेयर में कलकत्ते की किसी भी समस्या पर डिस्कशन नहीं होता था, ग्लोबल समस्याओं पर डिस्कशन होते थे। और यह मेरे लिए थोड़ी सी चिंता की चीज हमेशा रही है। कलकत्ता बुक फेयर में जो लगातार जो एक खास तरह का जो ग्लोबल प्रेम दिखाई देता था, और बड़े बड़े जैसे कहें कि नामी लोग, यहां तक के विश्वविख्यात लोग भी वहां आते रहे लगातार। दरिदा आए, दरिदा ने एक बार तो बुक फेयर का खुद उद्घाटन किया। उन बड़े विख्यात लोगों को देखने के लिए कलकत्ता के नौजवानों में जो फ्रेंजी, एक मोह, एक आकर्षण और जो भीड़ दिखाई देती है, वो भीड़ आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखाई देगी। अगर वहां पता चल जाए कि कोई विश्वविख्यात आदमी आ रहा है तो कलकत्ता बुक फेयर भर जाएगा, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बिना बुलाए इकट्ठे हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि कलकत्ता की जनता में साहित्य और संस्कृति की कितनी गहरी जड़ें, इंटेलेक्चुअल्स की कितनी गहरी जड़ें हैं। और बुक फेयर में जाइए तो आपको ज्यादातर जो बुक स्टॉल हैं उनके जो साइन बोर्ड है वो बंगला में मिलेंगे। उसमें अंग्रेजी के बहुत कम, कभी कभार 4 स्टॉल रहे हैं। और लेकिन जो बंगाली जनता है उसका जो बुक प्रेम है, पुस्तक प्रेम है, वो दुर्लभ है। इसमें एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि कलकत्ता के लोगों में एक, जो कि वहां आप बहुत इजीली देख सकते हैं, कलकत्ता के लोगों की भी एक खास तरह की किस्सा गोई की आर्ट है, कला है। वे मतलब बोलने में और उसका जो उनकी जो भाषा का जो माधुर्य है उसमें अनपैरेलल है। आप बुक फेयर में जाएंगे और बुक फेयर में जो अनाउंसमेंट सुनेंगे और बुक फेयर में जो वक्तव्य रखे जा रहे हैं वो सुनेंगे, या बुक फेयर में जो जनता है उसके जो आपसी कन्वर्सेशन है उसे सुनेंगे, तो आपका मन सिर्फ यही करेगा कि आप सिर्फ ये भाषा सुनते रहें। और उसमें तरह तरह के जो अनंत किस्से और कहानियां आपको तैरते हुए मिलेंगे। आप जस्ट कहीं भी रुक जाइए, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप फिर देखिए मजा। आप चुपचाप बैठे रहिए, आपके पास कहानियां दौड़ती रहेंगी। सवाल यह है कि कलकत्ता बुक फेयर में इतने बड़े पैमाने पर जो हर साल आयोजन होता है, जिसमें कि लाखों लोग, 30 लाख 40 लाख हर हालत में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कलकत्ता की पॉपुलेशन 1 करोड़, 1.25 करोड़ के करीब, और उसमें से 40 लाख लोगों का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह चीज मेरे लिए चिंता की चीज रही कि कलकत्ते की सबसे बड़ी समस्या, जिसे कि हम लोग कहते हैं गरीबी, कलकत्ता के बुक फेयर में गरीबी कभी मुख्य थीम नहीं रही। और यही वो जगह है जहां से कि कलकत्ता जब आप देखेंगे और कलकत्ता के बुद्धिजीवी को देखेंगे तो आपको एक विलक्षण आयरनी दिखाई देगी। जो बुद्धिजीवी लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, समाजवादी देशों के विघटन के बाद समाजवादी देशों में क्या घट रहा है, सोवियत संघ में क्या घटा, इन सब पे बात करते नजर आएंगे, लेकिन है उसका आख्यान आपको कहीं भी सुनाई नहीं देगा। और इसी को कहते हैं दूर की चीज को पास लाना और पास की चीज को देखना ही नहीं। लैटिन अमेरिका के बारे में तो डिस्कोर्स मिलेगा आपको, फ्रांस के बारे में डिस्कोर्स मिलेगा आपको बुक फेयर में, लेकिन कलकत्ता की गरीबी के बारे में डिस्कोर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हुआ ये? क्यों कलकत्ते की थीम प्रमुख थीम नहीं बनी? ये मेरे लिए अभी भी चिंता की चीज है, मैं अभी भी इसका कोई कारण नहीं समझ पाया। मैं
कलकत्ता की एक अपनी खूबी भी है। कलकत्ता की खूबी है कि कलकत्ते में से हिस्ट्री शुरू हुई, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई। कलकत्ता आधुनिक पूंजीवाद की जन्मस्थली है। कलकत्ता जो है नवजागरण की जन्मस्थली है। कलकत्ता के साथ में तमाम किस्म के जो नए जो बौद्धिक प्रकल्प हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटिक्स के हों, उन तमाम नए प्रकल्पों की नींव कलकत्ते में रखी गई। मॉडर्न प्रिंट मीडिया और मॉडर्न जो सिनेमा, उसकी नींव भी कलकत्ते में रखी गई। कलकत्ता कोई साधारण शहर नहीं है। कलकत्ते में अगर आप रोड पर निकल जाएंगे तो आपको ये बहुत ही सामान्य सी चीज है कि जो चीज 200 साल पहले कहीं राजा राम, गवर्नर हाउस कहां है, कुछ नहीं, थोड़ी सी दूरी पर है। कलकत्ते में जो 200 साल, 500 साल, 400 साल पहले घटना घटी है, उसको देखने की सबसे अच्छी कलकत्ते में दूरियां मैटर नहीं करती, क्योंकि कलकत्ता वैसे बहुत छोटा शहर है। आप कहीं पर भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो पैदल भी थोड़ा समय देके आप पहुंच सकते हैं। अब इसमें एक जो सबसे मजेदार है वो ये कि एक वाकया हुआ, वो वाकया जिक्र करना थोड़ा सा जरूरी है कि कलकत्ते के 300 साल के जलसे को मनाए जाने के लिए जब एक सिलसिला शुरू हुआ कलकत्ते में, तो हमारे विभाग में भी, मैं नया ही नया आया था, 89 में मैं दाखिल हुआ था और 1990 में ये प्रोग्राम रखा गया। तो संयोग से उसको ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी विभाग के लोगों ने मुझे दी। तो उसी समय में पहली बार मैंने 3 लोगों से बातचीत की। उस प्रोग्राम में कलकत्ता के 300 साल के इतिहास पर बोलना था। उसमें हिंदी से विष्णुकांत शास्त्री ने अपनी बात रखी थी और बंगला से उसमें अरुण मुखर्जी, जो बंगला रंगमंच के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बंगला सिनेमा के बहुत महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं, उन्होंने अपने बात। मैं चाहता था ये कि दिली इच्छा थी मेरी कि उत्पल दत्त उस प्रोग्राम में आए, नहीं तो सतीश राय उस प्रोग्राम में आए, लेकिन संयोग से दोनों से बातचीत के बावजूद भी वो हम मैटराइज नहीं कर पाए, क्योंकि उत्पल दत्त की तबीयत खराब हो गई। अन्यथा उत्पल दत्त आते। लेकिन संयोग देखिए कि जब वो प्रोग्राम हम लोगों ने किया तो उससे एक चीज निकल के आई। वो चीज ये निकल के आई, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसके बारे में मैंने जो खासतौर पर अरुण मुखर्जी ने जो चीज रखी, वो सोचने लायक बात यह थी, जो प्रश्न था वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि जब ब्रिटिश एम्पायर को अगर आप देखें तो ब्रिटिश एम्पायर में 2 ही महत्वपूर्ण शहर थे, लंदन और कलकत्ता। विचारणीय प्रश्न यह है कि लंदन का विकास होता रहा, कलकत्ता का डिक्लाइन होता रहा, ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न मुझे आज भी याद है। अरुण मुखर्जी ने बहुत ही इंफेटिकली इस बात को थिएटर और दूसरे सांस्कृतिक पहलुओं की, कलकत्ते के पिछले 300 साल के विकास क्रम में जो पहलू सामने आए थे, उन चीजों को उठाया था उन्होंने। तो उन्होंने इस बात पर विचार करने के लिए कहा कि कलकत्ते का हिरास कैसे हुआ। और कलकत्ते के हिरास का मतलब यह है कि बंगाली जाति के हिरास को देखना, कि बंगाली जाति का हिरास कैसे हुआ, इसे भी देखा जाना चाहिए। संयोग है या दुर्योग है कलकत्ते का, हम अभी तक इसकी खोज नहीं कर पाए हैं कि कलकत्ते का डिक्लाइन कैसे हुआ और लंदन कैसे आगे चला गया। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है उसका। लेकिन यह प्रश्न अभी भी अपनी जगह खड़ा हुआ है कि कलकत्ते का डिक्लाइन कैसे हुआ। जो कलकत्ता नर्व सेंटर था सारी पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का हिंदुस्तान की का,
जिसे कहें कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जिसकी पहचान थी, उस दो तरह के नजरिए हैं। कलकत्ते को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक नजरिया यह है जिसका कि कम्युनिस्ट बड़े गर्व से उल्लेख करते थे, क्योंकि वामपंथियों का और कम्युनिस्टों का केंद्र भी रहा है। वो उल्लेख यह करते थे कि भारत में कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी घटना, कोई भी बड़ा फिनोमिना सबसे पहले बंगाल में और कलकत्ते में जन्म लेता है, उसके बाद पूरे देश में फैलता है। भारत में कोई भी नई चीज जन्म लेगी तो वो सबसे पहले कलकत्ते में पैदा होगी। तो कलकत्ते को देखने का एक नजरिया यह है कि भारत में कोई भी नई प्रवृत्ति या चीजों के उदय की शुरुआत कलकत्ते से देखना। दूसरी चीज यह है कि कलकत्ते में जो पूरा का पूरा परिवेश, वो परिवेश क्या है? क्या परिवेश वह साहिबों का, भद्रलोक का, मिडिल क्लास का परिवेश है, या कलकत्ता निराश्रितों का, माइग्रेटेड लोगों का, गरीबों का शहर है? तो जो लोग कलकत्ते को यहां से देखते थे कि भारत में कोई भी नया फिनोमेना अगर जन्म लेता है तो उसकी शुरुआत बंगाल से होती है, कलकत्ते से होती है, रहते हैं, जो निराश्रित लोग हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, माइग्रेटेड लोगों तक की जनसंख्या शामिल है। इसमें बड़ी पैमाने पर गरीब भी शामिल हैं, इसमें बड़े पैमाने पर वैश्याएं भी शामिल हैं, इसमें बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगी भी शामिल हैं, और ये भी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इसमें बेरोजगार भी शामिल हैं। तो जो मध्य वर्ग है और जो भद्रलोक समाज है, उस भद्रलोक समाज की खूबी क्या है कि भद्रलोक समाज जो है वो वफादारी का कायल है। उसकी सामान्य प्रवृत्ति है कि वह वफादारी के बिना जी नहीं सकता। मैं एक बार फिर अभी आता हूं, मैं 1 मिनट में।